तूने देखी हुई कौन सी फिल्म अच्छी लगी आजकल? मुझे मोस्टली एनिमेटेड मूवीज बहुत पसंद आती है, जिसमें से कोको एक मूवी है। ओह नाउ आई गॉट दैट। कमाल है। तभी वो एनिमेटेड तेरा परफॉर्मेंस जो होता है ना वो क्यों ऐसे होता है? ये तुझे मालूम है ना, ये कराटे चैंपियन है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैंने इसे गोद ले लिया। अनिल जी, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा जी। थोड़ा सा फिल्म के बारे में और बताएं। जैसे एक बूढ़ा पिता, उसके बच्चे उसको छोड़ करके बनारस में चले गए हैं। मतलब अब आप सोचो ये कितनी हृदय विदारक घटना है। हजारों लोग कुंभ के मेले में ऐसे अपने माता पिता को छोड़ कर चले आते हैं वहाँ पे। अमित जी की बिक्री उनके सामने किया था। हाँ, सबने डायलॉग बोला। तो फिर उनके बाद मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है? तो कहते मेरे पास फिलहाल तो नाना पाटेकर। कब आपको लगा कि यार मुझे एक्टिंग ही करनी? सलमान सर को एकदम मैं क्लोजली देख सकता था। एक बार तो मैंने क्लैप देते देखते उनकी नाक भी बीच में आ गई। मतलब अक्षय कुमार के साथ काम करने का अनुभव बताइए, क्योंकि मैं वेलकम के बाद मेरे ख्याल से ये यही हो रही है। दूसरी बार बुरांडो साहब को डायलॉग याद नहीं है, तो उन्होंने उनके पीठ पे लिखे थे और वो ऐसे वो पीठ पे ऐसे करके बोल रहे। लोगों ने उसके बारे में इतनी सराहना की, क्या उनकी आंखों में है, जिस तरह से वो देख रहे थे और वो पढ़ रहे थे। इस रोल के लिए नाना जी सबसे मुफीद रहेंगे, ये इस कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंचे? अमिताभ बच्चन साहब हो सकते थे, कमल हसन साहब हो सकते थे, और मेरा नाम तो उसके जहन में था ही नहीं। वो जो हमारा राइटर है सुनील सिरवैया, उसके मुंह से आ गया। गदर 3 को लेकर के ये सुना था कि आप दोनों के बीच बातचीत चल रही है, नहीं मैं, और ये कहा गया कि सनी देओल के अपोजिट भी शायद नाना हो सकते। मैं सनी के अगेंस्ट विलन का रोल कर रहा हूँ। सनी मुझे पीट रहा है, तू देख पाएगा? ललन टॉप सिनेमा अड्डा में आज हमारे साथ मेहमान हैं मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर। ललन टॉप पर आपने पहले भी देख चुके हैं। फिल्म मेकर अनिल शर्मा, उनके सुपुत्र और एक्टर उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर, ये चारों लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है वनवास। 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म पर बात करेंगे और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट ऑफर होती है होगी। थैंक यू, आपने समय दिया सबसे पहले जी। नाना, आपसे शुरू करें। मतलब अनिल जी 2-2.5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और ऐसा कैसे संयोग हुआ कि मतलब इसके पहले गदर में आप गदर 2 में सूत्रधार की भूमिका में थे, एक साथ एक लंबा वक्फा हुआ जिसमें कोई प्रोजेक्ट साथ नहीं हुआ, फिर बैक टू बैक 2 कोलैबोरेशन हुआ। उन्हें 25 साल से ये मुझे लुभाता रहा कि हमको साथ में काम करना चाहिए। फिर एक कोई कहानी लेके आया, फिर दूसरी कोई, फिर तीसरी, लेकिन वो कभी बन नहीं पाई वो फिल्म। तो उन्होंने ये कहानी बनाने के लिए 25 साल लगाए, लेकिन देर लगी कोई बात नहीं है। बहुत बेहतरीन एक कोई फिल्म करने का मौका मिला। ये जो कहानी है वास्तविक रूप से हर एक के घर में होने वाली ये कहानी, और नॉर्मली होता है ना मेलोड्रामा बहुत, और कन्विंसिंग वो सीन होते नहीं है, कुछ भी उटपटांग गाने होते हैं, कुछ होता है, वो वैसे नहीं है। ये एक बहुत स्वाभाविक तरीके से ये फिल्म बनती रही, और देखने के बाद लगता है अगर मुझे कोई कहे कि ये ऐसा परफॉर्मेंस तुम दोबारा कर पाओगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। हो जाती है कुछ बातें, और अनिल का एक अपना तरीका है काम करने का, थका देता है सुबह से उठ, नहीं मजाक नहीं है, हंसो मत, सुबह से लेके और शाम तक। नॉर्मली मुझसे 45 दिन मांगे थे उन्होंने, और 29-28 दिनों में तक ख़त्म हो गई, तो काफ़ी जल्दी हो गया काम। और देखो एक दिन का खर्चा जो होता है, करोड़ों में खर्चा जाता है, तो 15-20 करोड़ तो उनके बच गए। हालांकि उसमें से शेयर तो करेंगे नहीं वो तो, लेकिन काम करते वक्त अगर तो आपके अंदर सब कुछ है तो बहुत आसान हो जाता है ना काम करना। क्योंकि जब से लिखना शुरू हुआ तब से हम साथ में थे, तो सेट पे जाके कोई डिस्कशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। अनिल वहाँ के, हाँ सर बताइए कैसे करेंगे आप, फिर मैं कैमरा प्लेस करता हूँ, हम आपको एक्टिंग क्या सिखाएंगे। हालांकि बात ऐसी नहीं थी, पहले ही तय हुआ था क्या करना है, कैसे करना है, तो बड़ी आसानी थी।
दोनों बच्चे इतना बेहतरीन काम करते हैं। अब बच्चे इसलिए मैं कह रहा हूँ उम्र से छोटे हैं, इसलिए कलाकार होने के नाते सभी एक ही लेवल पे होते हैं ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा वो स्क्रीन जो संभालना होता है, हम जब उत्कर्ष नहीं और हैं, सिमरत हाँ, ने, तो जी। बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। आपका बड़प्पन है सर। नहीं बड़प्पन ने, बकवास होता तो बकवास बोल देता यार। हालांकि इन्होंने जब वो गदर के गाने मैंने कहा दिखाओ यार कैसे तेरे बेटे ने काम किया है। हालांकि मैं गया था देखने कि ये बच्चा काबिल है कि नहीं, मैं फिल्म को हाँ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन वो गाने देखने के बाद मैंने उसको कहा कि ये गदर तुम्हारी सुपरहिट हो जाएगी फिल्म, और हो गई वैसे। क्योंकि सनी और अमीषा पटेल, उनका तो एक है ना, उनके पास हिस्ट्री थी, उन्होंने काम किया था, लोग जानते थे। ये बच्चा बिल्कुल नया था, कुछ है नहीं, और उतना बेहतरीन काम किया। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अहमियत रखता है, और वो कैरेक्टर और ये कैरेक्टर दो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। अनिल जी, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा जी। थोड़ा सा फिल्म के बारे में और बताएं। जैसे इतना तो स्पष्ट है कि एक बूढ़ा पिता, जिसको ट्रेलर से ऐसा इशारा मिलता है कि उसके बच्चे उसको छोड़ करके बनारस में चले गए हैं, और अब वो अपने घर बच्चों का नाम या पता नहीं बता पा रहा है, और ये कह रहा है मुझे बच्चों के पास जाना है। और फिर आपका किरदार जो है, जो वहाँ पर वीरू वॉलंटियर जो पॉकेट मारी करता है वहाँ पर, वो ये बीड़ा उठाता है कि साहब ठीक है हम पहुँचाएंगे। ये इतना ट्रेलर से समझ में आ रहा है। बट जनरली मतलब अभी इस थीम की अगर हम फिल्मों का रेफरेंस सोचते हैं हिंदुस्तानी सिनेमा में, तो बागबान फिल्म याद आती है, जिसमें पेरेंट्स की इज्जत और इस तरह का एक सोशल मैसेज था। एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल से 2020 में, द फादर करके, फ्रेंच ब्रिटिश फिल्म है, पता नहीं आपने देखी है नहीं। तो उसमें कुछ सिमिलर लाइंस में ही है, पिताजी ऐसा लगता है कि उनको भूलने की समस्या है, फिर बेटी उनकी ध्यान रखती है। एंथनी हॉपकिंस के? जी, एंथनी हॉपकिंस। अच्छा। हाँ, वो देखी है फिल्म आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इन फिल्मों से कोई रेफरेंसेस, नॉट सेइंग कि रेफरेंसेस आपने लिए, बट ये फिल्में जहन में आती हैं, आपको लगता है कि एक तुलना होगी बागबान से? क्योंकि मैं भी सेम वैल्यूज की फिल्म, हर 20 बरस में एक फिल्म आती है जो कि पारिवारिक फिल्म होती है। जैसे पहले अवतार आई थी राजेश खन्ना की, जी। फिर अमिताभ बच्चन साहब की बागबान आई, अब 20 साल के बाद नाना पाटेकर साहब की वनवास आ रही है। ये रेफरेंसेस मैंने लिए ज़रूर, लेकिन रेफरेंसेस मैंने लिए रियल घटनाओं से, अखबारों में पढ़ी न्यूज़ से। जब मैंने एक दिन अखबार में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि मैंने क्या न्यूज़ पढ़ी कि विदेश से एक मियाँ बीबी आए और अपनी माँ के पास पहुँचे, और माँ को बोला कि माँ अब तू अकेली रह रही है, पिता है नहीं, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, ये करना, तू हमारे साथ अमेरिका चल, कनाडा चल, जहाँ के भी होते। और उनका एक पैतृक घर था, बड़ा घर था, वो घर बिकवा दिया। घर बिकवा के सारे पैसे अब कहाँ रखेंगे, पिता के बेटे के अकाउंट में जाएंगे अमेरिका, वहाँ करवा दिया। और बेटे को लेके, माँ को लेके मियाँ बीबी दोनों जो है एयरपोर्ट पहुँचे, और एयरपोर्ट पे माँ को बोला तू बैठ, हम जरा अभी कुछ इंक्वायरी करके आते या कॉफ़ी पी के आते, वॉट एवर इट इज़, मुझे याद नहीं है। और वो दोनों गए, कभी वापस नहीं आए। और वो शाम तक, रात तक वहीं बैठी रही औरत। पुलिस सिक्योरिटी ने पूछा तो पता लगा कि वो ऐसे सारी घटना घटी। और वो मैंने जब, मतलब अब आप सोचो ये कितनी हृदय विदारक घटना है, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। फिर मैंने इस पे और देखा, फिर मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, तो वृंदावन का मैंने देखा। फिर मैंने पता लगा कि कुंभ के मेले में तो हज़ारों लोग, अब जैसे कुंभ आ रहा है, हज़ारों लोग कुंभ के मेले में ऐसे अपने माता पिता को छोड़ कर चले आते हैं वहाँ पे। और ये इतनी परिस्थिति गड़बड़ है कि घर घर में वनवास है, हर बुज़ुर्ग आदमी एक वनवासी की तरह ही रह गया है। उस पुत्र बच्चों को उसके लिए समय ही नहीं रहा है। वो सुबह से शाम इंतज़ार करता है कि बेटा आएगा, बात करेगा, लेकिन बेटा आता है, एक पाँव को कभी कभी हाथ लगाता है, कभी वो भी नहीं लगाता, और चला जाता है अंदर, अपने टेलीफोन पे बिज़ी है, ये बिज़ी है। बाप ये सोच के कहता है कि भाई मेरा बेटा परेशान है, उसे तंग नहीं करता, एक वनवासी की तरह ही रह गया। बड़ी दुखद, बड़ी अजीब सी विषम परिस्थिति हो गई है। पहले सामूहिक कुटुंब था, जॉइंट फैमिलीज़ थी, तो शायद एक दूसरे को सब संभाल लेते थे, नाती पोते ये वो सब होते थे एक घर में। अब तो कबूतर खाने जैसे घर हैं, कहाँ कौन किसी को रखे। परिस्थितियाँ ऐसा नहीं कि बच्चे माता पिता को प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं। ओवरऑल एक सिस्टम ऐसा बन गया है जो कि बड़ा ही अजीब सिस्टम है। तो फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट
मन में आया इन सब घटनाओं कथाओं को लेके के। और फिर गदर 2 में भगवान ने जब इतना दे दिया, पब्लिक ने इतना दे दिया, तो मन में विचार आया कि भाई अब हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कुछ ऑडियंस के लिए करें। तो ये फिल्म हमने उठाई और हमने ये फिल्म बनाई। बढ़िया। मतलब एक छोटा सवाल नाना आपसे यहाँ से, फिर आप दोनों के पास आता हूँ मैं कि इन्होंने कहा पारिवारिक फिल्म, ये एक जॉनर हुआ करता था। मतलब मुझे याद है हमारे माताजी पिताजी संडे के दिन कभी दूरदर्शन पर 3 बजे दोपहर में फिल्म आती है, बोले आज पारिवारिक फिल्म आ रही है, पूरा परिवार बैठ करके देखेगा। ये इस तरह की फिल्में विलुप्त हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उसके क्या कारण आप समझते हैं कि समाज मुझे नहीं मालूम। मतलब अगर ये वायलेंस वाली फिल्में बहुत चलती है तो उसकी वजह मैं समझ नहीं पाता। मुझे वायलेंस वाली फिल्म अच्छी नहीं लगती। हाँ, मतलब जो जायज़ वायलेंस है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेवजह जो कुछ चल रहा है मार धाड़ और वो खून खराबा मैं, और ये जो फिल्में चलती है तो मुझे अचरज होता है कि ये देखने वाले कौन है। तो क्या हमारी आज की पीढ़ी को लाल रंग लुभा रहा है, अच्छा लग रहा है? नटसम्राट मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की पहली 2 या 3 फिल्मों में से एक है जी। इतनी बेहतरीन है। हालांकि उसका बैकड्रॉप अलग है, वो बंदा एक्टर है और फिर कहानी तो यहाँ वहाँ से वही है। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्रेडिएंट्स वही है। चने की आटे से बेसन से हम बूंदी भी बनाएंगे, जलेबी भी बनाएंगे, बेसन भी बनाएंगे, तो एक ही है, कहानी तो वही होगी। वो थिएटर आर्टिस्ट वाली है ना। हाँ, थिएटर आर्टिस्ट जी देखिए मैंने फिल्म। हाँ, बहुत कमाल की फिल्म बनी वो, महेश मांजरेकर ने बनाई थी। तो हालांकि वही है बच्चों के साथ। अभी हम है ही जिंदगी गुजारी है हमने थिएटर में, तो हम उसी में मशगूल रहेंगे। अब बच्चे हैं, उनका अलग तरीके का जीना है, तो वो मेल खाता ही नहीं ना एक दूसरे के साथ। और वो थोड़े से हम बूढ़े हो जाने के बाद किसी की सुनते भी नहीं। हाँ, तो ये नहीं है कि आप गलत और मैं सही, हम सभी कुछ ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक की अपनी अपनी विवंचना है, वो उस हिसाब से वो सब कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ हम बरसों से हमारा एक संस्कार थे, ये थे हमारे, जैसे कहा कि सभी साथ में रहते थे तो कोई दिक्कत थी नहीं। आनंद जो इतना सा होता था वो इतना बड़ा हो जाता था सब बांटने के बाद। दुख इतना बड़ा रहता था लेकिन सबको बांटने के बाद इतना सा रह जाता था मेरे हिस्से का, तो वो रहा नहीं। अब हम 4 दीवारियों में, मैं, बीवी, बच्चे 2, बस। दुख भी हमारा, सुख बांटे तो किसके साथ बांटे? दुख शेयर करने को तो कोई है ही नहीं। मैं अब भी तुझे पूछा जब आया तो कि पिताजी रहते कहाँ है, माँ कहाँ रहती है, महीने में हफ्ते में कितनी बार जाके मिलता है? कुछ चाहिए नहीं है हम लोगों को यार, इतना सा एक एक स्पर्श होता है, बाकी कुछ नहीं। क्या दोगे हम? हमारी तो हमारी तरतूद हमने कर दी है। सिर्फ वो होता है कि बच्चा आके पूछे, बहू बेटी बन जाए हमारी, ना कि बहू ही रहे। तो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है और वो नहीं पूरी होती तो और बूढ़े हो जाते हैं हम, गूंगे हो जाते हैं। बोले तो शेयर किसके साथ करे यार? उत्कर्ष, बतौर चाइल्ड एक्टर आपने गदर फिल्म में काम किया, फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में की, फिर बीच में कुछ समय काम नहीं किया जी। तो एक जो मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है आपके बारे में वो ये है कि वीर फिल्म आपके पिताजी की ही जी, उसके सेट पर आप थे और सलमान खान उस फिल्म में थे, मतलब उस फिल्म की शूटिंग के दौरान, और आपने वहाँ रियलाइज़ किया और पिताजी से कहा कि नाउ आई वांट टू बी ए एक्टर। तो मैं थोड़ा वो समझना चाहता हूँ कि वो मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन क्या था, मतलब वो उसकी कहानी क्या है, जब कब आपको लगा कि यार मुझे एक्टिंग ही करनी है? जी बिल्कुल, बचपन में गदर तो कोइंसिडेंटली हुई। कोई बच्चा नहीं मिल रहा था इनको एक्शन करवाने के लिए जिसकी जान रिस्क पे डाल सके, तो अपने बच्चे। हाँ, ये मैंने सुना है कि आप वो डमी नहीं लिया था जो ट्रेन में सनी देओल बच्चा लेकर के दौड़ रहे हैं ट्रेन के ऊपर, और रियल शूट होता था ना, इसलिए था ही नहीं ना। और ट्रेन पे शूट करना था, सनी देओल को इनके कंधे पे आना था, सनी देओल के कंधे पे इनको आना था। चलती 40 किलोमीटर की चलती ट्रेन पे ये उत्कर्ष सनी के कंधे पे और अमीषा, और दरमियान वो विवेक शौक, चारों को भागते हुए जाना था, चॉपर पे कैमरा, और ये वो ट्रेन वाले ने स्पीड भी तेज कर दी। वो सब शॉट था, जान जोखिम में डाल दिया। अरे बाप रे, लाइफ में पहला शॉट है जिसमें मैंने आंख बंद कर ली थी। मैंने कहा मुझसे क्या ब्लंडर हो गया।
और मैंने जब आँख खुली तो देखा कि सनी देओल साहब ऐसे नीचे बैठ रहे हैं और ये इसने ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे कि कोई बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। मेमोरीज हैं आपको उस शॉट बिल्कुल बिल्कुल, वो एक Scary था वो एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा, वो अर्लीस्ट मेमोरीज में से एक है मेरी। और इनफैक्ट पूरी गदर 1 की शूट मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि वो टाइम पे बहुत बहुत मेहनत से काम होता था, फिल्म रील होती थी, कोई आपके पास एरर का स्कोप नहीं है, चाहे आप फर्स्ट टाइम एक्टर हो या बहुत बहुत ज्यादा परफेक्शन रहे। अब मॉनिटर्स थे उस वक्त? नहीं कोई कहाँ monitor यहाँ पे लगे जैसे थे। कैमरा है, कैमरा के बगल में खड़े रहते थे पापा एक। वो ज़्यादा बेटर था एक्चुअली, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी वो ज़माने में। हाँ हाँ। तो कोई टेलीफोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होती थी, ऐसे ही- आदमी रील का ख्याल रखता था, भैया 1 टेक हो गया, 2 टेक हो गया, प्रोड्यूसर खड़ा होता था पीछे। ज्यादा रील्स वेस्ट नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम एक्टर बनने का ना मम्मी पापा चाहते थे कि एक्टर बनूं, पढ़ाई पे फोकस रखना चाहते थे। तो मैं भी पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एक्टिंग में मेहनत बहुत थी। और बचपन में आप वो क्यों करना चाहोगे, 72 घंटे पूरी रात बिना नींद के, बिना खाए पिए आप कैसे क्यों शूटिंग करना चाहोगे। खैर उस टाइम आर्ट और उसकी कुछ समझ नहीं थी। जब वीर पे मुझे इनको असिस्ट करने का मौका मिला, वो भी आउट ऑफ कोइंसिडेंस था, लंदन में शूट कर रहे थे, मेरे तो बोर्ड्स ख़त्म हुए थे तो मैं गया था, और बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो सब असिस्टेंट्स के वीज़ा कैंसिल हो गए थे। तो मैं गया था, पापा को मैंने हमेशा देखा है कि कोई उनका बैग उठा के चलता है चीज़ें, तो मेरे को ये लगा कि यार मैं छुट्टी कैसे मना सकता हूँ, पापा ऐसे जा रहे हैं खुद अपना बैग उठा के, तो मैं उनका बैग उठा के चला गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था ऐसे, हालांकि सेट वेट देखा है बट काम क्या है मुझे नहीं पता था। तो उस सेट पे मैंने सबसे पहले क्लैप देना सीखा, जो भी बिहाइंड द कैमरा की चीज़ें वो सीखी। तो सलमान सर को एकदम मैं क्लोजली देख सकता था, ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। और एक बार तो मैंने क्लैप देते देखते उनकी नाक भी बीच में आ गई। हाँ, चोट लगी थी उनको, पढ़ा मैंने उनसे। जी बट उन्होंने बहुत ग्रेसफुल थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं उनको देखता था ऑफ सेट जो है वो बहुत अलग पर्सनैलिटी थे, वो जैसे हम जानते हैं, जिसे हम लव करते हैं। जब वो कैमरा के सामने आते हैं, वो जो एक उनका ट्रांसफॉर्मेशन था, जो उनकी आंखों में एक सच्चाई दिखती थी जब व्हेन ही इज परफॉर्मिंग, ऐसा लगता था कि कहीं रोमांटिक सीन्स में स्पेशली ऐसा लगता था कि वो अपने सच्ची दिल के अरमान या दिल के दुख बयां कर रहे हैं। तो मैं कई बार ट्रांसपोर्ट हो जाता था टू अनदर वर्ल्ड जस्ट बाय लुकिंग एट हिम फ्रॉम अ नियर बाय। कैमरा भी नहीं देख रहा हूँ, कोई बिग स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, जस्ट बाय फीलिंग हिज एनर्जी, वो एक अलग वर्ल्ड में आप जा देते। उस टाइम मैं टीनेजर था, कैसे ही अपने ना म्यूज़िक आता था बनाना, ना फिल्म आती थी बनानी, अब अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो मुझे लगा कि एक्टिंग एक ऐसा मुखौटा है जिसे आप जब पहन लो तो आप अपने दिल की सच्चाई कह सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने थिएटर किया, उसमें अच्छी बुरी सब चीज़ें करके, प्रोसेस है वो सब कर करके फिर फिल्म्स में आ गया, और ये ऐसे ही सफ़र शुरू हुआ। वो असिस्टेंट होने के नाते, जैसे हम इनकी राजश्री की फिल्म कर रहे थे प्रतिघात, जी तो बहुत बढ़िया। सूरज बरजाता वो चंदू को असिस्ट कर रहे थे, एन चंद्रा को। अब सूरज उम्र छोटी थी उस वक्त, तो उसमें मैं हवलदार का रोल, वो पागल हो गया वो कर रहा था। तो सूरज मेरे जूते लेके आता, मैंने कहा ऐसे मत करो यार, मैं अपने जूते ले सकता हूँ। नहीं सर, ऐसे ही आता। मैंने कहा सूरज यार तू इस पूरे एम्पायर का मालिक है, ऐसे मत करो जूते में। सर मैं असिस्टेंट हूँ, मैं मेरा काम ऐसे। चलो वो हो गया, काफ़ी बरस हो गए। अभी हाल में हम कहीं एक फंक्शन में मिले, उसने मुझे आते हुए देखा, फिर वही सही सर। मैं हैरान हो गया कि उस बंदे में ज़रा सा इतना सा फ़र्क नहीं आया, वही सादगी है उसी तरह सा। और वो विनम्रता जो है वो कल्टिवेटेड नहीं है, जेन्युइनली है उनमें। तो मुझे हमेशा वो उनको मिलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा सूरज, तो सर उसका एक अपना तरीका है, लेकिन वही असिस्टेंट होते हुए ना तुम्हें बहुत कुछ। और फॉर्चुनेटली क्या वहाँ, इधर तेरे पिताजी थे, उधर वहाँ चंदू वैसे थोड़ा गर्म दिमाग था, लेकिन कहीं इसका ज़रा भी ये खोया हुआ नहीं। और इतना पंक्चुअल, सबको, सब आर्टिस्ट को कॉल शीट देना, ये करना। तो यू आर फॉर्चुनेट। ये बंदा 4 साल अमेरिका में था, 4 साढ़े 4 साल वहाँ सीख रहा था।
वो फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, ये सब सीख के आया। अब तब जाके यहाँ के ये ऐसे गांव खेड़े के रोल कर रहा है, तो मुझे वहाँ ताज्जुब लगता है कि वहाँ के वस्त्र उतार के ये कर पाता है। हाँ, मतलब काफी कोलोकियल भाषा है, बनारस की भाषा को पकड़ करके और उसको डायलॉग बोलना आसान नहीं है। ये बच्ची जो है, जी, तू देखेगा ना फिल्म, खैर इसमें तो देखा है तूने, गदर में। बताओ यार, हम क्या बताएं, इतनी परेशान करती है यार। जी, अच्छा। इतनी परेशान करती है, मतलब कोई तो परेशान करने वाला एक, चाहिए। हाँ, कैमरा जब तक ये नहीं है तब तक कोई, जैसे कैमरा शुरू, एक स्पॉन्टेनिटी होती है ना, तो इतनी स्पॉन्टेनियस है, इतना अच्छा करते हैं। मैंने कहा ये स्पॉन्टेनिटी तेरी बरकरार रख तू, लेकिन ध्यान में रखना एक दिन ये स्पॉन्टेनिटी मोनोटोनस हो जाएगी। तो उस स्पॉन्टेनिटी के साथ पढ़ाई करो, क्या करना है देखो, अच्छे काम देखो। तो आजकल वो मेरिल स्ट्रिप की फिल्में देखिए तो कहती है मैंने नहीं देखी। मैंने कहा मेरिल स्ट्रिप मालूम है? नहीं मालूम है मुझे। तो मुझे अच्छा लगा कि वो कुछ नहीं देखा हुआ, जो कुछ है वो उसका अपना है। मैंने कहा वो देख ले, क्योंकि उसमें सीखने का मौका इतना होता है। पुरानी जो एक्ट्रेसेस है, हमारी यहाँ की तो सबसे बेहतरीन, मैं हमेशा कहता हूँ कि नूतन जी, उनसे तो बेहतर। ये थोड़ा सा मेल खाता है चेहरे में, ये वो उनका गाना जो है, हमारे यहाँ कट कुट 3 बीट 4 बीट ऐसे करते हैं ना, एक पूरा स्टांजा है, मुखड़ा है, स्टांजा है और फिर मुखड़ा है, पूरा का पूरा 1 शॉट वो ऐसा, और क्लासिकल है। लता दीदी ने कहा था कि मेरा गाना मुझे लगता है कि उसका है, जिस तरह से वो परफॉर्म करती है। तो वो देखो, तब जाके तुमको पता चलता है। परसों KBC में हमको अमिताभ जी ने सवाल पूछा कि वो इनको ये मिला था फिल्म फेयर अवार्ड, चुनीलाल का रोल किसने निभाया। मैं पूरा करने के पहले मैंने मोतीलाल बोल दिया। मोतीलाल जी इतने बेहतरीन कमाल के आर्टिस्ट, मतलब उस वक्त एकदम मेथड एक्टिंग वगैरह क्या होती है उस वक्त। अब आप दोबारा ज़रा मुग़ल आज़म देखिए, फिर पता चलेगा कि बाकी के सब कैसे कर रहे हैं और दिलीप साहब कैसे कर रहे हैं। मेरा सवाल इसी सिमरत से इसी जोन में ही था। आपने गदर 2 में सनी देओल साहब के साथ काम किया जी। और अब आपने इस फिल्म में नाना जी के साथ काम किया। 2 सीजन्ड इस इंडस्ट्री के पुराने बरगद, उनके साथ काम किया। एक अभी नाना कह रहे थे कि कलाकारों में सब बराबर हो जाते हैं जब हम करते हैं, लेकिन फिर भी एक डेली बेसिस पर एक किस्म की गाइडेंस मिलती रहती है ना, ऐसे छोटे छोटे टिप्स मिलते रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो एक्सपीरियंसेस थे वो आप कैसे उनको याद करेंगी? एक सीन था, मैं ज़्यादा तो मेरे सीन्स नहीं थे सनी सर के साथ। गदर में एक सीन था जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से ना मेरे भाई को गिरा देते हैं एंड मुझे उस पर रिएक्ट करना था। एंड क्योंकि वो मेरा फर्स्ट शॉट था सनी सर के साथ, तो मैं ओवरली नर्वस थी और पहली पिक्चर भी थी, थोड़ा सा वो था, तो वो नहीं हो पा रहा था। एंड तो उन्होंने बोला कि 1 सेकंड रुक जाओ। उन्होंने बोला कि यू डोंट हैव टू एक्ट यू जस्ट इमेजिन। बोलते भाई है, मैंने बोला नहीं। बोलते कि बहन कोई है, मैंने बोला बहन है। बोलता है कि जस्ट सी योर सिस्टर देयर, उनका फेस याद करो, जस्ट सी योर सिस्टर देयर एंड इमेजिन अगर तुम्हारी बहन को कोई हेलीकॉप्टर से फेंक दे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा। तुम्हें तो पता है कि उसके अंदर वो मरी जाएगी अगर इतने ऊपर से गिर गई है तो। सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन। तो वो जो उन्होंने एक चीज़ बताई वहाँ पर है ना, तो वो उसके बाद में वो शॉर्ट हो गया मुझसे। बट कई बार हम वो रिलेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी। तो मैं ओवर नर्वस थी, तो मैं सिचुएशन में इन्वॉल्व घबराई हुई थी सनी सर के साथ काम शॉट देने में कि इसको लग रहा था, एक तो बड़ी फ़ैन उनकी, इनकी माँ भी सनी सर की बहुत बड़ी फ़ैन। उनको लगा कि सनी सर पता नहीं क्या है, खुदा है, मतलब है तो बहुत बड़ा इंसान, लेकिन इनके लिए मतलब कुछ संसार था। तो वो एकदम, फिर सनी सर खुद आए और खुद शॉट करके खुद वो मैं कैसे करूँगा, देखो ऐसे करूँगा मैं। हाँ, तो डांट भी पड़ जाती है कभी, मतलब 5-6 साल अनिल सर से पढ़ती है। आंसर जा। हाँ, उनसे पढ़ जाती है। तो मेरा सवाल आपसे, डेविड धवन के साथ जब वरुण धवन काम करते हैं, तो वरुण धवन ने कहा कि जब मैं अपने पिताजी की फिल्म में काम करता हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे पिताजी मेरे प्रति कुछ ज़्यादा ही सख्त होते हैं और बाकी को थोड़ा सा केक वॉक दे देते हैं। स्पेशली मेक श्योर करते हैं कि इसको तो मैं है ना टाइट रखूंगा। तो पिताजी के साथ काम करने का अनुभव आपका? देखिए, मैं पहली फिल्म में ही सीख गया था इनके साथ कि हाईली प्रोफेशनल और हाईली डिमांडिंग डायरेक्टर हैं।
तो आपको इनकी एनर्जी को मैच करते हुए, क्योंकि ये नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे बट ये नहीं थकेंगे, तो आपको वो मैच करना है। मैं गदर 1 में 5 साल की एज में ही सीख गया था ठीक है। तो अब जब भी हम सेट पे होते हैं, मैं इनके इशारों से ही, अभी भी मैं इनकी आंखों से समझ जा रहा हूँ लिफाफा देख के मजबूर हाँ, क्या मैं चाहते हैं उसी से exactly समझ set जाता हूँ में? कि हाँ। इनको क्या चाहिए एग्जैक्टली और ये एज एन एक्टर मुझे अपनी क्रिएटिव स्पेस देते हैं कि जैसे आपको करना है आप कीजिए, वो उतना रिस्पेक्ट देते हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं इनका असिस्टेंट भी रह चुका हूँ, तो ये हिचकिचाते नहीं कि भाई मुझे एक स्टोरी का आइडिया है, एक सीन का आइडिया है, ये ले अभी कल टाइप करके मुझे दे दे। कल इंपॉर्टेंट सीन होगा, प्रीमियर होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उसके बावजूद कुछ दूसरा काम सौंप देंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली यही डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, कल नाना सर के साथ फर्स्ट सीन है। अभी इसका क्या है अनिल का, ये नाना जी वो ऊपर से अभी ये ऐसे ऐसे ढलान है और ऊपर से हमको आना है ऐसे। मैंने कहा डुप्लीकेट यूज़ कर यार, मालूम नहीं पत्थर है ये, आप कर पाएंगे? मैंने कहा तेरा तू करके दिखा मुझे, मैं करता हूँ। फिर उसके बाद तो खुद तो करेगा नहीं, हाँ वो ऊपर के वो कट और स्टार्ट और एक्शन बोलेगा। तो हमारे वो जो फाइट मास्टर है कौशल, श्याम कौशल, बीकी के पिताजी, जी तो भाईजान वो बिल्कुल अब मैंने वो सब सेफ्टी कर दिया, आप कर लेंगे, वो रोल करेंगे ऊपर से। मैंने कहा तूने तय कर लिया है ना, तो करेंगे हम। अब सेफ्टी क्या है वो लगने के बाद हमको पता चलता है। अरे यार ऊपर से ऐसे पूरा रोल करके ऐसे आना है और पत्थर है उसमें, तो लगी तो नहीं ना? अरे लगी नहीं तो लगी है तो तू क्या करेगा? अभी ये बड़े बकवास लोग हैं, इनको क्या है ना, वो इफेक्ट चाहिए बस। वो एक्टर्स की क्या होती है बचती है, उनको कोई लेना। आपने दिया, रियल में शॉट दिया। मैंने वो दिया तो मतलब इस फिल्म में है? पैसे दिए थे उन्होंने, करना पड़ा यार। हाँ, पूरा ऐसा ढलान पे एवलॉन्च आ जाता है, ऐसे गिरते गिरते गिरते। तो सर का इनफैक्ट मेरा थोड़ी देर बाद था आपके शॉट, मैं वहाँ गया, मैं बोला ये कैसे देंगे ये सर का मुझे पता नहीं था, वो दे के जा चुके हैं शॉट। मैं खुद मेरे ग्रिप नहीं बन रही थी पाँव की, और आप दे के जा चुके थे उस टाइम। हाँ मतलब देखो यार, कोई चारा ही नहीं है, करना ही है, करना है, छोड़ दो अपने को, थोड़े लगेंगे बाद में ना, मलम पट्टी करेंगे बाद में। लेकिन सर ने क्या बनवास में, वैसे तो हर बार ही मेहनत करते हैं, हर फिल्म में ही करते हैं, लेकिन बनवास में इतना हमने इनसे सीखा और इतना इन्होंने मेहनत की है, मतलब अनबिलीवेबल है। इनके डायलॉग्स किसने लिखे? क्योंकि मैं ट्रेलर में ऐसा लगा कि इसमें बीच बीच में छोटे छोटे डायलॉग्स के जरिए कुछ बड़ी बड़ी हमारे राइटर हैं जी उसमें कमेंट छोड़े गए, जैसे सर्वधर्म संभाव वाला एक डायलॉग है जिसमें पुलिस वाला आपसे आपकी जात पूछता है तो आप कहते हैं ऊपर सर्वधर्म संभाव लिखा है और आप जाति पूछ रहे हो। तो ये इस तरह के कमेंट्स और भी हैं, बहुत है। देखो एक हमारा जरिया है यार फिल्म, अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो क्या मजा है? वो इतनी विसंगति है समाज में, उसको उंगली तो रखनी चाहिए ना। नहीं करोगे तो क्या? यही एक जरिया है, कैमरा के सामने आप करोगे, फिल्म के जरिए कुछ कहोगे, एंटरटेनमेंट तो करनी है, लेकिन उसके साथ और इस फिल्म में क्या है, एंटरटेनमेंट भरपूर है। नाना सर का जो ह्यूमर है पिक्चर में, आप हंस के पागल हो जाएंगे। अच्छा। और ये जो मीना हमारी जो है नौटंकी वाली, और ये वीरू वॉलंटियर, चोर, पॉकेट मार, ये सब का, और राजपाल यादव हो, और हमारी मौसी जी क्या नाम है उनका, अश्विनी कालसेकर, और वो छोटका क्या नाम है, सतेंद्र, जो वो सब भक्ति, तो सब बहुत, श्रुति मराठे, बहुत सब, मतलब सारा ऐसा है कि एकदम हंसी मजाक के गुलगुले में आपको एक इमोशन मिलेगा। नो फियर, वीरू वॉलंटियर इज हियर। सिंस आप दोनों लोग बैठे हैं तो पूछ लेता हूँ, और गदर 3 को लेकर के ये सुना था कि आप दोनों के बीच बातचीत चल रही है। नहीं मैं और ये कहा गया कि सनी देओल के अपोजिट भी शायद नाना हो सकता है। ये बनवास की बात के बाद बात करेंगे ना, नहीं तो अब यही खबर चलने लगी। पता लगा यहाँ पे अपने कास्ट की फोटो डाल दी वो बट कार्ड्स में तो मैं एक सिंपल सी बात में तुझे पूछता हूँ, अगर मैं सनी के अगेंस्ट विलन का रोल कर रहा हूँ, सनी मुझे पीट रहा है, तू देख पाएगा? तो होगा नहीं ना। वो कहानी कुछ उस तरह की होनी चाहिए कि मैं वहाँ का हूँ, वो यहाँ का है, वो
फिर वो देख लेंगे यार तुझे, आपस में हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। तो वैसे मैंने इनके साथ बात की, लेकिन अभी तक कोई वो तय नहीं हुआ। लेकिन मैं हाउसफुल कर रहा हूँ अभी 5वीं। बहुत मज़े करके आया, ख़त्म करके आया मैं। कैसा रहा हाउसफुल का शूट? अरे यार धमाल, सभी ऐसे मतलब गए गुजरे हैं ना हम सब वहाँ उसमें। तो मैं मतलब अक्षय कुमार के साथ काम करने का अनुभव बताइए, क्योंकि मैं वेलकम के बाद मेरे ख्याल से ये दूसरा- यही हो रही है दूसरी हाँ, बार, तो उनके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि डायलॉग्स याद करना जरूरी नहीं होता उनके लिए, कई बार, और कई बार उनके लिए वो वो ठीक तख्ती है लगाई यार, वो जाती हर है। एक का अपना तरीका है। देखो अब मैं, तू डबिंग में आएगा और देखेगा तो मैं स्क्रीन की तरफ देखता ही नहीं। डबिंग करते हो, लिपसिंग करनी है ना, तो देखना तो पड़ेगा। लेकिन मैं वो कान में वो मेरे आ जाता है, जैसे मैं यहाँ लेके पढ़ के मैं वही इमोशंस में करता हूँ। हर एक का अपना एक तरीका है। उसको लगता है कि नहीं है इधर ऐसे ऐसे कर। अभी तुम्हें वो जो स्क्रोल आता है वो चलता है यार, और उसने किया तो तुमको क्या दिक्कत? दिक्कत नहीं, बस पूछ रहा हूँ कि हाँ नहीं, हर एक का अपना एक तरीका है। तो आप लोग बोलते हैं ऐसे 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 करके, वो सब भाई इमोशन को हाँ। जैसे इमोट कर सके। सिर्फ एक है, मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं यहाँ आपको जो- पढ़ना भी है और पढ़ना भी expression भी है और देना वो इमोट भी करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। उनका जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, स्पेशली इस तरह की फिल्मों में, भाई हाउसफुल स्क्रीन पे तो बराबर लगते हैं ना, पढ़ के बोले या जैसे ही बोले परफेक्ट लगते हैं ना। ही इज अ अभी ब्रिलियंट एक्टर, ही डज तुम्हें मालूम नहीं, तुमने वो उनका ह्यूमर देखो कितना कमाल है अक्षय कुमार का। लास्ट टैंगो इन पेरिस देखी है? जी। लास्ट टैंगो इन पेरिस मार्लन ब्रांडो जी की फिल्म है। और वो लड़की एकदम जवान लड़की, और वो ऐसे लव सीन है उनका। और वो फिल्म थोड़ी सी ये थी, ज़्यादा एक्सपोज वगैरह ये से। ब्रांडो साहब को डायलॉग याद नहीं है, तो उन्होंने उनके पीठ पे लिखे थे, और वो ऐसे वो पीठ पे ऐसे करके बोल रहे। लोगों ने उसके बारे में इतनी सराहना की, क्या उनकी आंखों में है, जिस तरह से वो देख रहे थे, और वो पढ़ रहे थे। तो बात ये है कि कौन किस तरह करता है। वो जैसे हम परसों बात कर रहे थे, ऑन द वाटर फ्रंट का वो जी। ग्लव गिर जाता है, और वो मार्लन ब्रांडो जिस तरह से करते हैं, कुछ बातें हो जाती है, घट जाती है। इस फिल्म में वैसे हुआ। वनवास का मतलब 2 साल से शिमला में बर्फ़ नहीं हुई। हमें बर्फ़ चाहिए थी। हमने 200, 300, 400, 500 गनी बैग वो भर के लाए थे नमक के, ताकि वो। और जैसे हम गए वहाँ लोकेशन पे, और ऐसे बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। कैमरा कैसे सेट करना है हमें मालूम नहीं था। 8 घंटे क्योंकि तक, 9 कर ही घंटे नहीं तक बर्फ सकते। गिरती रही। ये इसको मालूम नहीं, इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते। कहते भाई इसको अपने खुद को समझना है, मुझे समझना है, और काफी और हमको अपने हिसाब से कैमरा लगा रहे हैं, बस अब काम करते जाओ परफॉर्मेंस। हम अपना कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई गिर रहा है, हर कोई फिसल रहा है, हालत इतनी खराब है। 9 घंटे तक हम बर्फ में खड़े रहे, ना खाना ना पीना ना चाय या नाश्ता, बस खत्म करना है। यहाँ से यहाँ चल के जाना है तो 10 बार फिसल गिर गया, ये हो गया। अब कैमरे 3-3 कैमरे कैसे बर्फ लेके? रुकने का इंतजार किया शूट? नहीं, रुक ही नहीं रही है बर्फ। Essential। और वो बर्फ तो चाहिए चाहिए थी थी अब। हमें। बर्फ हमारी तो फिर रिक्वायर, शूट, अच्छा शूट चल रहा था और फिसल बर्फ रहे थे हमारी लोग। रिक्वायरमेंट थी, और बर्फ पड़ नहीं रही थी। और तो हमने 2-3 ट्रक नमक मंगवाया था जी। ताकि हम नमक डाल देंगे, वीएफएक्स में बर्फ गिरा देंगे, सब कुछ करेंगे। मगर ऐसी गिरी बर्फ कि 10 घंटे तक गिरती रही बर्फ, और हम लोग फिसलते रहे, शूटिंग होती रही, कैमरा नहीं, लेकिन यार वो बर्फ गिरती रही, मतलब वो दिखने में बहुत अच्छा, लेकिन मर गए या बाद में पता नहीं चला कि हड्डी है नहीं है। आपने इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए नाना जी सबसे मुफीद रहेंगे, ये इस कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंचे? और इसी में ये भी सवाल जोड़ लीजिए कि नाना जी का कौन सा काम आपको लगता है कि ये मुझे सबसे पसंद? देखिए, ऐसा है कि इस फिल्म के लिए 5-6 एक्टर्स हैं जो आज की डेट में बॉम्बे और साउथ मिला लो, उनके नाम लेने का कोई फायदा नहीं। मैंने बता दी। नहीं सर, क्या फायदा, बता दीजिए क्या क्या मतलब फायदा। आप किनको समझते कौन हैं? था जहन में तेरे? बता। देखिए, ऐसा था कि अमिताभ बच्चन साहब हो सकते थे, कमल हसन साहब हो सकते थे, ऐसे ही सब कुछ लोग हो सकते थे जो इस एज के हैं, और भी 1-2 और लोग। मेरा नाम तो उसके जहन में था ही नहीं। वो जो हमारा राइटर है सुनील सिरवैया, उसके मुंह से आ गया।
तो पहले तो था तो नहीं यार, बहुत तकलीफ देते हैं नाना, और उनको कैसे झेलेंगे हम, ऐसे उसका प्रॉब्लम था। बता दे जो मन में है वो बता दे। तो फिर हमने कहा नाना ये तो बनवास में थे पूना में रहते थे। तो फिर मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला कि भाई ज़रा फ़ोन लगा उनको, उनका नंबर ढूंढ पहले। तो उसने नंबर ढूंढा और फ़ोन लगाया एंड ही वाज सो काइंड एनफ कि इन्होंने मुझसे बात की और मुझे 2 दिन के अंदर ही बुला लिया। मैं गया, फर्स्ट क्लास पहले तो खाना खिलाया बढ़िया, और अपने हाथों से बना के खाना बना के फिर 15 मिनट में हमने इनको नरेशन दिया और इन्होंने हाँ कह दिया। 25 साल से हम सोचते थे इनके साथ काम करें, अचानक उस लम्हे में वो सपना जैसे लगा पूरा हो गया। और काम की जहाँ तक बात करें प्रभावित होने की, तो नाना सर का कौन सी फिल्म बना जिसमें प्रभावित नहीं है, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो अग्निसाक्षी हो, चाहे जसवंत हो, चाहे वो तिरंगा हो, 50 तो फिल्में हैं इनकी। हर फिल्म का काम नाना पाटेकर है। परफॉर्मेंस तो इन्होंने हर फिल्म में अच्छी की है। ये बुरी कर देंगे उस दिन मैं सोचूंगा ये क्या घट गया, आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। इनका वो कौन सी पिक्चर का एक वो सीन है जिसमें कि वो जेल के अंदर वो जो कैदी होता है, वो जो आपकी अभी पिक्चर 26/11 पे कसाब के साथ जो इन्होंने कुरान जो बैठ के बोली है, कुरान का जो आयत पूरी की पूरी क्या बोला, मतलब इतना लंबा और कैसे इन्होंने बोला। मैं तो सोचता था, बाद में पता लगा कि ये तो हर सीन को 50 दफ़े लिखते हैं और अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो। लगता ऐसा है कि जैसे ये इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, मगर ये नेचुरल है, नेचुरल बोलते चले जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ, वो हो जाता है यार, स्कूल में जैसे पढ़ाई करते थे वही वैसी ही बात है ना। तो इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, तो वो तो होना ही था। फिर बहुत बढ़िया, मेरा तो ऐसा कमाल का हमारा इनका कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ सेट पे। जो डिस्कशन हुआ शूटिंग से पहले हुआ या शाम को हुआ सुबह की शूटिंग पे, और शॉट पे जब आए तो 9:30 बजे। हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नाना सर का टाइम। आज इनके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला मैं 9:30 आऊँगा, हमने 7 बजे से कोई दूसरी शूटिंग शुरू कर दी। अभी 9 बजे हमको बंद करना पड़ता है कि नाना सर तो 9:30 बजे आ जाएंगे। अब जो भी शॉट है भाई 9 बजे तक ख़त्म करो। 9:30 बजे ये पहुंच जाएंगे, तैयार होके कोई वैन में नहीं जाएंगे, एकदम कहेंगे शॉट लो, तो आपको शॉट लेना पड़ता है। उस वजह से हमारा 10 मतलब एक तो यार वहाँ वाराणसी में या शिमला में सुबह जगाओगे, बर्फ़ गिर रही है, इतनी ठंड है, उसमें बोलोगे नहीं आपको वहाँ पहुँचना है 9 बजे। 9 बजे हम 5 बजे उठेंगे, थोड़ी सी वर्जिश करेंगे, आएंगे और आके यहाँ बताते हैं इनके काम नहीं, कैमरा हो रहा है, उसके शॉट ले रहा है। तो मैं 2 बार तो मैं चला गया, मैंने कहा तो ये सबसे भैया इनके लिए बहुत है। अरे भाई दूसरे एक्टर्स क्या होते हैं, आते हैं वैन में बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, 10 मिनट बातें करते हैं, फिर आते हैं। तो हमको टाइम रहता है, स्पेस रहता है, हमेशा आदत ऐसी रहती है। इनके साथ तो पूरी आदत बदल गई है। अब दोबारा फिर किसी एक्टर के साथ होगा तो फिर से आदत बदलनी पड़ेगी। नहीं अभी देखो ना यार, 45 दिन का काम जो है तो 28 दिन में ख़त्म होता है, मतलब फायदा ही होता है ना उसका, तुम्हारा नुकसान है। पैसे भी बचते हैं, फायदा है सर। लेकिन नाना जी एक चीज़ और कि जैसे आपकी सारी फिल्में देखें, उसकी अगर जर्नी देखें और कोई ये कहे कि स्पेशली जो और पहले की फिल्में हैं कि आप जिन कैरेक्टर्स को करते थे उनमें कोर इमोशन खोज सकता है कोई भी, वो होता था एक गुस्सा या एक निराशा, वो या वैसे रोल्स आपने बहुत प्रभावी तरीके से निभाए जिसमें किरदार किसी वजह से नाराज या गुस्सा है। तो वो कहाँ से डराई होता था, मतलब क्या वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं वो, या एक और लार्जर देन दिस है कि मैं इस सोसाइटी ये सिस्टम जैसे चल रहा है। अब देख रहा है ना, तो अगल बगल में क्या हो रहा है तेरे पॉलिटिकली सोशली, कितना गंद है यार, गुस्सा तो आएगा ना। हम बड़े खुशनसीब है कि ये कैमरा है, उसके सामने हम वो निकाल देते हैं गुस्सा। सफोकेशन है, सप्रेशन है, एंगर है, हम लोगों का क्या होता होगा। और हम तो क्या, हम इमोशंस ही बेचते हैं ना। इसको जब कहता है कोई कि नहीं बहन को, सनी कहता है ना कि बहन को सोचो, वैसे ही होता है हमारे जहन में। हमारा पिताजी हमारे या माँ हमारी बहन कितनी बार मरी है, आंखों में पानी लाना है, ये करना है, हम वो तुम्हारा ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं करते, तो आना है वो करना है, तो वो और ये घट रहा है, उसके ऊपर तुम बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा यार। अग्निसाक्षी या क्रांतिवीर करते वक्त जी कि वो अरे यार भूख बहुत लगी है, हाँ,
ये देख गुड़ 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 गुड़। तो वो ये तो खुश हो गई बहुत ये सुनते ही है। 92 के जो ब्लास्ट थे उसके उस वक्त जो घूम रहे थे उस वक्त जो देखा उसी की तो फिल्म बनी, मेहुल ने हमने बनाई वो तो ये खून का जो है वो सीन देखा हुआ सीन है। वो बच्चा था कामरान करके उसके घर में जो मैं गया था, वो बच्चे छोटे जो थे। ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का। तो ये इतना बड़ा माध्यम है यार, एक वक्त करोड़ों लोगों को देख सकते हैं इतने लोग, तो इसका इस्तेमाल सही काम के लिए करो ना। सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट है, मैं आई डोंट बिलीव इन इट। वो तो होना चाहिए। तो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि प्यासा में जॉनी वॉकर साहब है ना, उनका एक अलग से एक ट्रैक है, मालिश तेल मालिश, ये चलता है ना, गाना है। लेकिन मेन कहानी जो है गुरुदत्त साहब, मला सिन्हा जी और रहमान साहब और वहीदा रहमान जी, कितनी बेहतरीन कहा। तो मुझे लगता है कि वो सभी जो एक पैकेज होता है ना, हंसते 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 तुमको कब रुला दिया मालूम नहीं है, ऐसे ही देखते रहे, तो वो इस फिल्म में हुआ। चलो रुलाते हैं ऐसे नहीं है, तुझे मालूम भी नहीं होगा, तब तेरी आंखें बहुत भर गई, हंसाया इन्होंने। हंसते बनवास हंसते में हंसते 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 तेरी आंखें भर जाएगी। नाना सर ने इतना, इनका जो करेक्टर है वो जब आप देखोगे तो पता लगेगा। और वो अनजाने में होता है, वो बेचारा कर नहीं रहा, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसे है कि आप हंसते ही है ना। ऐसे होता है ना, कोई हम हंसना नहीं चाहते थे ना, केले के छिलके से कोई फिसल जाता है, हम वैसे ही हंस जाते हैं। वैसे सिंस बातचीत यहाँ आ गई है तो जैसे कॉमेडी को लेकर के भी ना 2-3 तरह की बातें हैं। एक कि हमें थोड़ा सा और संवेदनशील होकर के सोचना चाहिए कि हम किन चीजों पे हंस रहे हैं। एक धारा ये मानती है कि यार कोई फिसल गया तो इसमें हंसने की क्या बात है ना, उसको तो चोट ही लगी ना। दूसरी धारा ये कहती है कि अगर आप ये बैरियर रखोगे तो फिर आप तो हंस ही नहीं पाओगे, क्योंकि किसी का बैरियर और ऊपर होगा, किसी का बैरियर और ऊपर होगा। मैं एक सामान्य इंसान आदमी हूँ, मुझे जहाँ हंसी आते मैं हंस देता हूँ, जहाँ मुझे बोलना है मैं बोल देता हूँ। वे ये ऐसे कोई वो नॉर्म्स जो होते हैं ना, फादर्स डे मदर्स डे वाले, वो हमको नहीं आता यार। हमारा फादर्स डे रोज होता था, रोज मारते थे वो हर दिन फादर्स डे, उनके ही दिन थे ना, हम तो छोटे थे, मारी उनके ही दिल थे। क्या बात कही है इन्होंने, फादर के ही तो दिल है हर दिन। वो अब फिर बाद में हमें आज पता चलता है कि नहीं, वो जो मारना कितना मुनासिब था, ज़रूरी था। क्योंकि हम हमेशा स्कूल में ऐसे ही यार, मैंने सबसे ज़्यादा मेरे अंगूठे देखे इतना यार, नील डाउन, चलो जाओ उधर खड़े रहो। हमेशा हमने बहुत, हम गुंडे ही थे यार, थे नहीं है। और वो तुम चैनलाइज करो, इस्तेमाल करो इस कैमरा के सामने, तो मज़ा आता है। ये वैसे ही ये गुंडी है। आपको सिमरत गदर 2 पर कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे बहुत सारे, बट जो याद रहे ज्यादा आपको कौन से? गदर 2 पर जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले। बहुत सारे थे, अच्छा है, बट उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था कि उसके बाद में तुरंत दूसरी पिक्चर मिल गई। सो दैट इज अ बिगर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स का क्या होगा एट द एंड, ओके इट विल जस्ट मेक मी हैप्पी फॉर अ वाइल, बट हाँ हिंदुस्तान की मुस्कान और ये सब जो बोल रहे थे, इट वॉज फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा लगा, पहली पिक्चर थी। बट मेरा सेकेंड डे पे क्वेश्चन था, अब व्हाट नेक्स्ट। अब मैं रेस्टलेस हो गई थी, अब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, मुझे पिक्चर क्यों नहीं मिल रही, एक दिन हो गया मेरी दूसरी पिक्चर मुझे क्यों नहीं मिली अब तक। ये मेरे थॉट्स थे कि एक दिन तो हो गया ना, अब तक मुझे 10 पिक्चरें मिल जानी चाहिए थी, मतलब एक जो होता है। तब तक तो फिर अनिल सर ने बोल दिया क्या बिजी ये हो तो तेरा पहला चॉइस था ये इस फिल्म में? हाँ यही चॉइस, सच बता। हाँ यही था। हाँ क्या पता, मुझे तो ये इस फिल्म में अपने वनवास में इसका ये पहला चॉइस थी? हाँ नहीं यही था। अच्छा, पहले मैं 600 दे दी ना इनको दूसरी चॉइस। क्या पहले 600 लड़कियां इनको दे दी ना चॉइस के लिए गदर। अच्छा, पहले 600? गदर में बहुत था, 500-600 लड़कियां। वो क्या मैं स्प्रिंट में अच्छी ना, तो मैं ये तुझे मालूम है ना, ये कराटे चैंपियन है। अच्छा, हाँ, दैट मार्शल आर्ट्स दौड़ने सब में बस एक्टिंग में बोल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैंने इसे गोद ले लिया, ये मेरी बच्ची है। मैंने कहा इसका बाप प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसको लेता रहेगा। हाँ हाँ, वो उसके लिए फिल्म भी प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए कौन करेगा?
तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी प्रोड्यूसर को कहता हूँ, डायरेक्टर को, कि मैंने कहा ये बेहतरीन है। हालांकि इसके बारे में भी बोलता हूँ, मैंने प्रकाश को कहा उसको साइन कर ले, ये बच्चा बाद में हाथ में नहीं आएगा। प्रकाश झा एक बहुत कमाल का, उसका एक अपना एक जॉनर है, उस तरह की फिल्में करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तिरंगा के भी एक सीक्वल या एक और की बात चल रही थी कुछ ऐसी? नहीं, अभी वो मेहुल उस दिन कह रहा था कि हम करते हैं तिरंगा दूसरा। मैंने कहा राज साहब नहीं, कैसे करेंगे तिरंगा? राज साहब वो मज़ा नहीं आएगा। राज साहब इधर बैठने चाहिए, वो दीवार पे उनकी तस्वीर नहीं चाहिए। जिस तरह से इतने बेहतरीन इंसान थे यार, खामखा उनके बारे में वो अफवाहें फैली हुई थी। बहुत अच्छा। आप इस तरह के सीक्वल्स पे क्या सोचते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं ये इस तरह के क्लासिक्स हैं यार, इनको ना छेड़ो, इकलौती एक ठीक है। मुझे ऐसे ही लगता है, मुझे ऐसे ही लगता है। वेलकम अगर वही एक ही रहती ना तो वो ज़्यादा बेहतर था। ये गदर 3 जो लाने वाले हैं उनके सामने आप वो उनको वो जो करना है वो करना, वो उनको। ये गदर 3 की कहानी तो बची है ना अभी। जी 3 नहीं है, वो स्टोरी बैलेंस है। कहानियां ही इस तरह से लिखी जा रही हैं कि वो मल्टीपल देखो पहले भी होता था, चंदा मामा आप पढ़ते थे, विक्रम बेताल, कहानियाँ चलती चली जाती थी। करेक्टर चंदा मामा में आप देखो, पुरानी कॉमिक्स में देखो, वही करेक्टर होते थे, चलते चले जाते थे, चलते चले जाते थे। ये तो पुरातन तरीका है। अब बाहुबली एक हो गया, दूसरा हो गया RRR, मतलब मुझे मेरे समझ में नहीं आता। एक तो मुझे इधर मारा और उधर सब पहाड़ टूटा, ये मैं सह नहीं पाता। जमीन में इतना कैसे कंपन पैदा? हाँ, नहीं, कमाल। हमारे हीरो में सब कुछ है, कंपन कहाँ, पूरा दुनिया हिला देंगे, ऐसे हमारे हीरो है। मैंने कहा ये क्या है यार, वो मैं नहीं सह सकता। वो मैंने कहा एक स्वाभाविक फिल्म करो। मैं अपना बिमल रॉय साहब हैं, उनकी फिल्में जो है वो देखने के बाद लगता है कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म। बदलाव आते हैं, चलो उस ज़माने की फिल्में आज बदल गया, लेकिन फिर ये फिल्म करने का मौका मिलता है ना तो अच्छा लगता है कि ये सब पूरी मारधाड़ में देख। तू 2-3 बार देखेगा ये फिल्म। अनिल जी थोड़ा पुरानी बातें हो रही तो 2010 वीर फिल्म, आपके सुपुत्र आपको असिस्ट कर रहे थे, वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। और बाद में हमने वो इंटरव्यूज़ में देखा पढ़ा कि उसके क्लाइमेक्स को लेकर के मतभेद थे आपके और सलमान खान के बीच। सलमान अड़ गए थे कि यही क्लाइमेक्स। कौन सी फिल्म? वीर। और वही फिल्म फिर वही क्लाइमेक्स रखा गया और फिल्म फ्लॉप हुई। बट आप नहीं चाहते थे कि ये क्लाइमेक्स रहे क्योंकि आपको ये लगता था कि ये नहीं चलेगा। इस घटना के बाद से कभी इस विषय पर सलमान खान से बात हुई है? नहीं, सलमान खान साहब से तो बातें हमेशा होती रहती हैं। अब जो चीज़ घट जाती है अब उस चीज़ को बार बार क्या रिपीट करें। हाँ, मेरे मन में था वो पिता और पुत्र की फ़ाइट में नहीं चाहता था। वो मुझे लगता था कि ये राइट नहीं है। लेकिन अभी ठीक है, वो उस वक्त हो गई, उस वक्त चीज़ें घट गई। कुछ उनकी गलती थी, कुछ मेरी गलती थी, दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो कभी गलत होता नहीं है। अगर क्योंकि ऐसा नहीं था कि देखो, मैं आज सबके सामने ही बोल रहा हूँ कि वो जो जब फिल्म की कहानी सलमान साहब की कहानी थी, जब उन्होंने सुनाई थी तब उस तरह से उन्होंने ऐसा ही क्लाइमैक्स सुनाया था। और मैं हमेशा से वो क्लाइमैक्स के उसमें था, पर मुझे लग रहा था कि शायद मैं मना लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा, मैं कर लूँगा। वो नहीं हो पाया। वो मुझे उसी वक्त ही नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। आजकल की फिल्मों में तुम्हें कौन सी फिल्में अच्छी लगती है? जिस तरह की तुझे कौन सी अच्छी लगती? मैं बताऊं तुझे कौन सी अच्छी लगती है। मैं सवाल ही एग्जैक्टली यही सवाल अगला आपसे पूछने वाला था, पर क्योंकि आपने पूछ लिया तो आखिरी फिल्म जो अच्छी लगी मुझे 12th फेल अच्छी लगी थी। कौन सी? 12th फेल। मुझे अच्छी लगी थी मुन्ना भाई MBBS। मुझे इतनी बेहतरीन फिल्म लगी। वो हंसते 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 उस फिल्म ने इतना बड़ा जोड़ मारा था, कितनी बड़ी कमेंट की थी। राइटिंग उसकी बहुत खूबसूरत, कमाल की लिखी थी। मैंने कम से कम 20-22 बार देखी है वो फिल्म। वो जब भी लगती है मैं वो देखता हूँ। ऐसे कुछ नहीं, कहीं से भी शुरू करो। हाँ, वो पिक्चर कमाल है। मतलब सभी ने इतना बेहतर। पार्ट 2 और भी अच्छी है। नहीं, सभी उसके अभी वो मेरे ख्याल से तीसरी भी करेंगे। वो कैरेक्टर ही इतना लवेबल है, बहुत लवेबल कैरेक्टर है। वो ये एस्टैब्लिश करता है कि आप प्रोफेशन जैसे आपका भी जो किरदार है इस फिल्म में वो पॉकेट मार है। वो
जी। लेकिन उसके भीतर भी एक किस्म की एम्पैथी, इंसानियत और ये रह सकती है। पॉकेट मार वो उसकी फितरत, प्रॉब्लम ये है हाँ, yes, कि तो है पॉकेट मार क्यों है? हाँ एक पैसे चुराता है क्योंकि बेसिकली चोर होते हैं ना, क्लेप्टोमेनिया होता है ना, वो यहाँ से उठाया यहाँ से उठाया, वो बीमारी होती है। यहाँ बीमारी नहीं है यार, 2 वक्त खाने का है। और फिर बाद में पता चलता है ना कि मैं इसका पैकेट बोलते बोलते मैंने कहा, वो फिर हमको होशियारी लगती है, हम कितने माहिर हैं। तो वो चोरी करना भी आर्ट लगता है। तो तुझे कौन सी फिल्म अच्छी लगती है आज? आज तूने देखी हुई कौन सी फिल्म अच्छी लगी आजकल? लापता लेडीज रिसेंट में अगर बोलना, बट मुझे मोस्टली एनिमेटेड मूवीज बहुत पसंद आती है, जिसमें से कोको एक मूवी है। ओह नाउ आई गॉट दैट। कमाल है। तभी वो एनिमेटेड तेरा परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो क्यों ऐसे होता है? इनमें ये चलता रहता है भाई। मैं मोस्टली, मुझे एनिमेटेड मूवीज। तुझे कौन सी अच्छी लगती है? सर हाल फिलहाल की अगर बात करें तो प्योरली परफॉर्मेंस की बात करूँ, मुझे बच्चन जी का काल्की में परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग लगा। बहुत अच्छा था। मुझे भी लापता लेडीज बहुत बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन फिल्म, बहुत बेहतरीन। क्या काम करते हैं हम। मैं सच कहता हूँ, ये गांव खेड़े के जो है ना, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट वहाँ लेता है, वो प्रकाश झा वो नॉर्मली वैसे करता है, वो वहीं के लोकल लोग लेता है। क्या काम करते हैं यार, मैं डर जाता था उनके साथ काम करते हुए। एक तो जुबान उनकी हिंदी है, तो वो इतने आसानी से बोल देते हैं। वो पर्यायी शब्द होते हैं ना, उसको ज़रा इम्प्रोवाइज इतना अच्छा कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं, हमारी मराठी लैंग्वेज हम वो सोच समझ के बोलते हैं कि फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे याद करना पड़ता है। अब तेरी जुबान जो है वो इतनी साफ है, हमारी है नहीं। सौरभ जो बोलता है वो तो बोलता है तो हम सुनते ही रहते हैं। वो फ्लुएंसी नहीं है, वो वोकैबुलरी नहीं है। पिछला जो ललन टॉप पर आपका इंटरव्यू था, उस पर हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आए। लोगों ने कहा देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो मतलब नाना साहब को लेकर के तो आए। लेकिन 3.5 घंटे का इंटरव्यू था। मैंने 4-4.5 घंटे का। 4 घंटे पूरा इंटरव्यू देखा, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पूरा देखा। अभी भी उसके क्लिप्स कभी भी आप स्क्रॉल करते रहिए, कहीं कहीं आए। नहीं लेकिन क्या उसमें छिपाना तो कुछ है नहीं ना, है वो बोल दो हमको। मैं सच कहता हूँ, अभी वो बहुत वो उस ज़माने का, फिर भी गुस्सा आता है। लेकिन एक ज़माने में जो आता ना, मैं मारामारी पे उतर आता था, बहुत गंदी गाली गलौज करता था। वो अब मेरा थोड़ा कम हो गया, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा कम हो गया। पूरा जैसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहता था कि जैसे जो लोग, एक दौर था मिमिक्री आर्टिस्ट का, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन कॉमेडी का मतलब मिमिक्री हो गई थी, जो टीवी पर भी बहुत सारे। तो उसमें जो सबसे आसान लोगों को लगता था करना, वो नाना जी की आ गए मेरे मिमिक्री मौत का तमाशा देखने। और उसमें राजू श्रीवास्तव जैसे कलाकार बहुत अच्छा करते थे वो, कि इधर आ, पता नहीं लग रहा है कि भेज रहे हैं कि बुला रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि जब आप इस तरह के मिमिक्री आर्टिस्ट को देखते, यार हर आदमी मेरी मिमिक्री कर रहा है, तो ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन की तरह आप देखते हैं, या तो मैं पॉपुलर एक्टर हूँ शायद इसलिए कर रहे हैं, या मुझे फिर अच्छा लगता बुरा है लगता है? कोई। हाँ, वही। मुझे कब बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अच्छा। अगर वो करने से उनका अगर घर चलता है तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। और मुझे कहीं अपमान वगैरह नहीं लगता। और सभी जो करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बहुत कमाल के करते हैं। एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, अंधा है। जी जी जी, हाँ हाँ। अरे यार उसने वो बहुत जो बढ़िया किया है, मतलब आज तक मेरी जो सबसे बेहतरीन अगर कुछ ना, वो मिमिक्री नहीं है। वो अगर आप वहाँ लगाओ और वो देखो सुनो तो लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पर वो अंधा मैंने देखा नहीं है। वो फिर आपके एक्शंस कैसे पकड़ता होगा? मालूम नहीं मुझे। वो जो बोलता है वो ऐसे माइक के सामने उसने सिर्फ वो बोल दिया। कहाँ वो आवाज का ही खेल है वो, मतलब वो हाथ वात नहीं हाँ, करता। वो आवाज ही करता है। बहुत 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 कमाल। मुझे नहीं दिक्कत नहीं होती। तो परसों मैं गया था, वो जैसे केबीसी में मेरे पास ये है वो है ये है, तेरे पास क्या है। अमित जी उनको देख के तो हम मतलब अमित राय की उनकी मिमिक्री, अभी हाँ हम परसों को हुआ ना शो, अमित जी की मिमिक्री उनके सामने किया आपने। हाँ, सर ने डायलॉग बोला। तो फिर उनके बाद मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है, तो कहते मेरे पास फिलहाल तो नाना पाटेकर। एक आखिरी सवाल और कि नाना, अभी अल्लू अर्जुन को कस्टडी में लिया गया क्योंकि उनकी फिल्म की
के प्रीमियर के सिनेमा में लगी थी और उस दौरान भगदड़ हो गई और डेथ हो गई उसमें एक महिला की। ये इसने एक डिबेट खड़ी कर दी है कि कलाकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। मैंने फिल्म बनाई और वहाँ लोग देखने आ रहे हैं, अब वहाँ जो लोग मैनेज कर रहे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक घड़ा मानता है, दूसरा कहता है नहीं नहीं, सिंस आपके नाम पर भीड़ जमा हुई है तो इन अ वे आप भी रिस्पॉन्सिबल। नहीं, ऐसे कैसे होगा? अभी मैं यहाँ आया हूँ, अभी मैं आया हूँ, अगर कहीं बाहर कहीं कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। अब आपने अरेंज किया है, मैं इनको मैं बहुत झगड़ा करता हूँ इनके लोग जो अरेंज करते हैं। मैंने कहा वहाँ परसों हम गए थे थिएटर में, तो फिल्म फेस्टिवल था उधर। अब फेस्टिवल का मूड है, उनका एक अलग मूड होता है, वहाँ जाके हम भाषण कैसे करेंगे? फिर वो भीड़ भाड़ होगी, फिर लोग आएंगे, खिंचातानी होगी, शर्ट फटेगी, वो तो होगा ना। तो उसके वो अरेंज करने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। भाई उसमें कलाकार को भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, कलाकार भीड़ में है, कलाकार को भी तो कुछ 2-4 झटके लग सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो कलाकार की कलाकार तो आ रहा है बेचारा, कलाकार तो प्यार करता है ऑडियंस से, पब्लिक से, इसलिए आ रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, समझे ना। पब्लिक तो यूफोरिया में आ जाती है, पब्लिक का भी कोई दोष नहीं है। दुखद घटना प्यार घटी, जो भी करते घटना हैं, घटी। लेकिन वो क्या प्यार जताने का जो तरीका है, कई बार ऐसे होता है ना, मैं वो छूना चाहता हूँ, मैं ये ऐसे करना, तो उसमें दिक्कत तो होती है। फिर ये भी मेरे पीछे का है, वो भी छूना चाहता है, उसके फिर वो भाग दौड़ में तो होता है। लेकिन मुझे लगता जुडिशियल है सिस्टम पे भी बात हो, जैसे उनको ले जाया गया कोर्ट, तो उनको 14 दिन की 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी, बाद में बेल मिल गया उनको, बट पहले कस्टडी दे दी गई उनको, फिर बाद में बेल मिला। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने समय दिया। और 20 तारीख को ये फिल्म आ रही है, 20 दिसंबर को बनवास आ रही है, और आप सब दर्शकों से आग्रह है कि पूरे परिवार के साथ जाएं और फिल्म देखें, बहुत आनंद आएगा। परिवार की फिल्म है, परिवार के लिए बनाई है। थैंक यू सो मच। आज के सिनेमा अड्डा में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। थैंक यू।